हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर गाइस डूइंग वेल एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब यार। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का एक चैप्टर जिसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें एनिमल एक वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एनिमल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो वैसे कुछ लोग होंगे जो मतलब सभी नहीं लेकिन कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि कैटल्स के बारे में, उनके बारे में मतलब कैटल्स के बारे में उनके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, जैसे कैटल्स हो गए, काऊ, बफेलो, ये सब आ रहा होगा एनिमल्स के नाम से। ठीक है, लेकिन यार अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो यार अब तक जो आपने 10th तक जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब इकट्ठा करी है यार, उसके अगर मतलब उसको यूज़ करो तो हम ये कह सकते हैं एनिमल्स में ये कह सकते हैं कि यार एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर है। पहली चीज़, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉप्स है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक में वो बेसिकली होलोजोइक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो आपने ये 10th तक पढ़ रखा है कि यार देखो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, अब होलोजोइक से हम क्या समझेंगे। होलोजोइक से ये समझो यार कि इंजेशन से लेके जो भी ऑर्गेनिज्म इंजेशन से लेके डाइजेशन तक सारे प्रोसेस, मतलब ईजेशन तक सारे प्रोसेसेस दिखा रहा है, मतलब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कुछ दिखा रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड कर रहा है वो। ठीक है, और वो जो फूड होगा वो सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ के बारे में समझते हैं हम। अभी तक आप ये बोल सकते हो 9th में आपने ये पढ़ा है टिश्यू एक चैप्टर, ठीक है, तो आप ये मतलब वहाँ पे आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, और जिन्होंने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है जो मैंने लिखी हुई है नोट्स में, ठीक है, तो अच्छी बात है। और वैसे आप लोग को यही पता होगा शायद कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, हाँ ये सही है, बट यार अब प्रॉपर डेफिनेशन और अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो कि जो टिश्यू है ना वो सिमिलर सेल से बनते हैं और उनका जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है और वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कॉमन रीजन का क्या मतलब हुआ, स्पेसिफिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ, सिमिलर सेल्स का क्या मतलब हुआ। देखो 3 की पॉइंट मैंने यूज़ किए यहाँ पे, अंडरलाइन भी किए हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला सिमिलर सेल्स, मतलब यार इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप हो और आपके सिबलिंग्स, मतलब आपके सारे कजन्स हैं। ठीक है, और मतलब जैसे आप अपने गांव जाते हो तो वहाँ सबसे मिलते हो, आपके कज़न्स हो गए, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो यार हम कह सकते हैं कि आप और आपके कज़न, ठीक है, सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं है। फ़र्क देखो क्या है, आप लोग सिमिलर हो बट आइडेंटिकल नहीं हो। दूसरी चीज़, आप कॉमन ओरिजिन से बिलोंग कर रहे हो, मतलब आप उनका जो गाँव है, आपका जो घर है वो एक है, आप कॉमन ओरिजिन, आपका वो एक ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो आप सभी सिबलिंग्स, आप सभी कज़न्स का एक कॉमन ओरिजिन, आपका गाँव, आपका घर हुआ वो वाला। ठीक है, और एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं सब। ठीक है, तो अब यार अगर हम टिश्यूज़ से रिलेट करें यार, तो देखो जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए और उनका भी एक कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, मतलब वो एक जगह से फॉर्म होने चाहिए और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होंगे। अगर हम एग्जांपल लेके समझे तो एक स्टमक है। ठीक है, स्टमक के अंदर आपके लाइनिंग में म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, म्यूकस प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। हम आगे समझेंगे, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे आगे। तो यार समझो वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया ना, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं वो, और वो सिमिलर सेल्स हैं, सारे एक जैसे सेल्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, और एक कॉमन ओरिजिन से वो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे अच्छे समझेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने देखो यार, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने आपका लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने आपका लिखा हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो ये मैंने दिखा हुआ है कि ओरिजिन कैसे हुआ, हमारी जो लाइफ अर्थ पे आई उसका ओरिजिन कैसे हो रखा है। ठीक है, ओरिजिन होना जानना ज़रूरी इसलिए, तभी हम इस चैप्टर का फील ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे अर्थ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, ठीक है, वो एक साथ कंबाइन हुए जिससे एटम बना। ठीक है, कार्बन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का एटम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो चेंजेस आए, ठीक है, जो फोर्सेस एक्ट हुए इनके ऊपर, वो एक साथ कंबाइन होने लगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होने लगे। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनते हैं वो एलिमेंट के डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होने से बनते हैं। ठीक है, तो एक साथ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होने लगे। धीरे 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 जो कंपाउंड है आपके, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कंबाइन होने लगे, जिन्होंने आपके सेल्स बनाए, जिन्होंने आपके क्या बनाए, सेल्स बनाए। देखो यार, ठीक है, सेल्स बनाए। ठीक है, तो अब ये जो सेल्स हैं, अच्छा एक क्वेश्चन आता है जैसे नीट में भी पूछा गया कि सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा गया। ठीक है, जैसे एनिमल्स हैं, कई सारे फाइलम्स में बटे हैं, एनिमल एक किंगडम है। ठीक है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में हम। ठीक है, तो यार
सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस एनिमल में देखा गया, तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी पोरीफेरा, देख रहे हो, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, हाँ पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, जो जिसमें सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया। स्पॉन्जेस जो है ना इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम उसके बाद चलें तो जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टिश्यूज़ की मैंने डेफिनेशन आपको बताई, अगर आप 3 की पॉइंट रिमेंबर रखेंगे, मतलब याद रखेंगे, सबसे पहला आपका हमने बोला सिमिलर सेल्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। तीसरा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो ये रहे 3 की पॉइंट्स, इसको याद रखना है। अब सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा गया, हमने देखा सीलेंट, रेटा, टीनोफोर, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक मतलब फील देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला जो पार्ट है ना, पूरा ये वाला पार्ट है, ये सब जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे हमको मतलब उतना नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे मेन पार्ट। टिश्यू जो है ना 4 पार्ट में डिवाइड है। ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, 4 तरह के टिश्यूज़ ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। पहला हम कहेंगे एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा आपका नर्वस टिश्यू। 4 तरह के टिश्यूज़ है। एपिथेलियम टिश्यू कौन से टिश्यूज़ होने वाले हैं यार, देखो मैंने आपको बोला था ना, बायोलॉजी में अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है ना तो वर्ड को तोड़ तोड़ के समझो, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू को मैं आगे आपको, जब मैं पर्टिकुलर इसी को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको आगे बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी सिर्फ इनके फंक्शंस के ऊपर ध्यान दो कि यार इनका फंक्शन होने वाला है प्रोटेक्शन का, कवरिंग का। प्रोटेक्शन और कवरिंग देंगे ये वाले टिश्यूज़, ठीक है, ये याद रखना है हमको। आगे चलते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पे, कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होने वाला है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है सपोर्ट एंड लिंकेज। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं यार, देखो ऐसे तो समझ नहीं आने वाला, एग्जांपल लेते हैं। एक आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसमें आपका जो एपिथेलियम टिश्यू है उसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, देखते हैं। प्रोटेक्शन और कवरिंग कौन देता है, आपकी चारों दीवार, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो उसके आसपास जो दीवारें हैं चारों, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि आपको प्रोटेक्शन और एक तरह से कवरिंग दे रही हैं, आइसोलेशन प्रोवाइड कर रही हैं आपको, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो दीवारें हैं उसे हम एपिथेलियम सेल्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं। सपोर्ट और लिंकेज, देखो यार आपकी दीवार, आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो पिलर से बनी हुई है। क्या हम कह सकते हैं जो पिलर्स हैं वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट दिए हुए खड़े हैं, ठीक है। वही पिलर, सबसे पहले पिलर्स बनते हैं जब भी बिल्डिंग बनती है ना। लिंकेज का क्या है, अब लिंकेज बिल्डिंग में क्या देखा, आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सब एक साथ लिंक प्रोवाइड कर रही है ना, तो सीढ़ियों को हम एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू को मतलब समझ सकते हैं, देखो समझने के लिए एक तरह से, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, आपका मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन मूवमेंट, जो आपका लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है ना, उसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। आपके बॉडी में आपके मसल्स हैं, आपकी मसल्स हैं, इसी वजह से आपका जो हाथ है वो मूव कर पाता है, आप भाग पाते हो, चल पाते हो, आपकी फेशियल मसल्स हैं जिसकी वजह से आप एक्सप्रेशन दे पाते हो, ये सब मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस ना ये नर्वस की वजह से है। नर्वस टिश्यू जो है ना आपको सेल्फ कॉन्शियस रखता है, आपको अवेयर रखता है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जो आपका जैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। जैसे कि क्या, हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी बॉडी में जैसे कि आपके सामने एक बहुत गर्म सा कोई चीज़ रखी हुई है, आपका हाथ गलती से वहाँ पे टच होता है, आपका हाथ फ़ौरन वहाँ से हट जाता है। तो यार देखो आपके दिमाग तक वो सिग्नल गया तो कोऑर्डिनेशन होता हो गया ना, आपके मसल किसी चीज़ से कनेक्ट होंगे, वो किसी चीज़ से कनेक्ट हो, वो किसी चीज़ से कनेक्ट होते होते तो आपके दिमाग तक गया, उसने प्रोसेस किया, फिर उसने वापस सिग्नल भेजा। तो यार देखो कंट्रोल तो आपका ब्रेन कर रहा है, और जो भी चीज़ इस प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं, जो मतलब आपने वहाँ से हाथ फ़ौरन हटाया है ना वहाँ से, तो जो भी चीज़ इस एक्शन में आपको हेल्प कर रही हैं, एक तरह से कोऑर्डिनेशन ही तो बन रहा है ना। आपका जो मैसेज है वो एक दूसरे ऑर्गन्स में मतलब टिश्यू सेल्स में पास होता जा रहा है, जिससे फिर आपका फाइनल रिजल्ट क्या, वो आपने वहाँ से हाथ हटा लिया, तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन भी देखा जाता है। तो यार देखो हमने ना चारों मतलब जो टिश्यूज़ हमने पढ़े हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में ओवरव्यू जान लिया कि क्या क्या होंगे इनमें, ठीक है। एक टर्म होती है हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी से हम क्या समझते हैं, हिस्टोलॉजी क्या होती है यार, देखो हिस्टोलॉजी एक टर्म है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। देखो तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बोला हिस्टो का क्या मतलब होता है, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू। यार कहीं पे भी हिस्टो देखो ना तो टिश्यू समझाओ कि इसका मीन होता है टिश्यू बायोलॉजी में, ठीक है। लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, जैसे कि बायोलॉजी है, ठीक है। बायो कहाँ से वर्ड आया, बायो से एक वर्ड होता है बायोस, जहाँ से बायो आया। अब बायोस का मीनिंग होता है ना आपका लिविंग, और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो मतलब यार
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम बायोलॉजी कह रहे हैं। जूलॉजी किसे कह रहे हैं? जूलॉजी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जूलॉजी, ठीक है, देखो यार जूलॉजी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो जूलॉजी को तोड़ते हैं, ठीक है। जूलॉजी, जू का क्या मतलब होता है? हम जू ना एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं? एनिमल्स के लिए। लॉजी मतलब टू स्टडी, मतलब एनिमल्स की स्टडी करना इज योर जूलॉजी, ठीक है, समझ गया। अब आगे चलते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम अगर स्टडी, देखो माइक्रोस्कोपिक क्यों यूज़ किया यहाँ तो कहीं डेफिनेशन में नहीं मिल रहा भैया, टिश्यू आप नेक डाई से नहीं देख सकते हो, ठीक है, आप अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते, इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ स्टडी मतलब टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी, समझ गया। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार वैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे सेल्स बनाए हुए हैं कई सारे, ठीक है। उन सेल्स के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, आपकी बॉडी में सेल्स हैं, प्रेजेंट हैं, सबको पता है। सेल्स के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस वहाँ पे भरा रहता है, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि उनका कंपोजिशन क्या होने वाला है, लेकिन उनके बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, हमने सेल चैप्टर में, जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो ये आपका सेल है ना, वो ये जो आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो आपका सेल का ही सेक्रेशन है, प्रोडक्ट एक तरह से। वो जब आप सेल थ्योरी पढ़ोगे वहाँ पे आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है और उसके प्रोडक्ट, सेल्स के प्रोडक्ट से बना है, ठीक है। ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन है, वो यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो यार, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ना है तो यार लिंक करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एपिथेलियम के बारे में समझते हैं यार, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, फिर आज के लिए बस करते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू क्या है? देखो मैंने टिश्यू की डेफिनेशन बताई आपको कि सिमिलर सेल्स होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा कॉमन ओरिजिन, तो यार इनका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन से पहले ये समझो, मैंने डेफिनेशन बोला था ना कि एपिथेलियम की डेफिनेशन बताऊंगा, अच्छे से समझो। एपिथेलियम से क्या समझते हो? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपको, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से आपको लिख के दिखाया हुआ है, सॉरी यार एक सेकेंड ना, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने अपॉन लिखा हुआ है, देखो मतलब एपी का मतलब होता है ना, सिर्फ एपी का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। और थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट, किसी चीज़ के ऊपर जो टिश्यू, जो सेल किसी की चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है ना, उसे हम एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। एक टिश्यू है एक तरह से, जैसे कि यहाँ देखो, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड बस, जस्ट सेकेंड, यहाँ ये एक टिश्यू है, ठीक है। एक मतलब एक चीज़ है यहाँ पे, टिश्यू नहीं है सॉरी, एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर कोई है सेल्स जो रेस्ट कर रहे हैं, ये देखो ये सेल्स आपके यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बना दिया छोटा 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 छोटा, चलो तो यहाँ पे सेल्स जो है ना रेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये एक तरह से टिश्यू है, मतलब सिमिलर सेल्स हैं, है ना, इनका कॉमन ओरिजिन होगा और पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे तो सेल्स, इन्हें टिश्यू कहेंगे। तो देखो यार, ये किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं तो हम इसे एपिथेलियम कहेंगे, समझे? इसे हम एपिथेलियम कहने वाले हैं, इसका यही मतलब है। तो एपिथेलियम का मतलब समझ गए आप, तो अब इसको समझना आसान हो जाएगा। तो जो टिश्यू किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट कर रहा है उसे हम एपिथेलियम कहेंगे। इनका ओरिजिन क्या होने वाला है? देखो इनका ओरिजिन क्या होने वाला है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। इसका क्या मतलब है? देखो यार, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे ना, इसके बारे में बहुत अच्छे समझने वाले हैं, बहुत अच्छे समझने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानो यार कि एक्टोडर्म ना सबसे बाहर वाली लेयर होती है, मतलब जब भी किसी चीज़ ऑर्गेनिज्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम 3 लेयर से बने हुए हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये हमारे जब एम्ब्रियो बन रहा था, जब जाइगोट से हम डेवलप कर रहे थे, फीटस वीटस बन रहा था, तो ये सेल्स ही डेवलप, ये जो 3 लेयर है ना, यही डेवलप कर करके अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है हम उसको क्या कहेंगे? सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली लेयर को कहेंगे एंडोडर्म। सबसे बीच वाली लेयर, जो आपकी बीच वाली लेयर होती है, उसको कहने वाले हैं मीजोडर्म। क्या कहने वाले हैं? मीजोडर्म, बीच वाली जो लेयर है, ठीक है। ये हम इसका अच्छे से फील लेने वाले हैं एनिमल किंगडम में, ठीक है। चलो अब हमने सिर्फ 3 से 4 चीज़ें इस टिश्यू में याद रखनी है। इसकी प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इसके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई नहीं होने वाला है, पहली चीज़ ब्लड सप्लाई इस टिश्यू में नहीं होगा। तो यार आप सोचोगे, जब यार देखो हमने 10th में ये पढ़ा था कि जो ब्लड है ना हमारा, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट कराता है, न्यूट्रिशन, कई सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कराता है जो कि न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जो कि हमारे एटीपी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है भाई, समझ गए हम। हमने ये बोला यार, इनके पास जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो ये अपना जो नरिशमेंट है कैसे लेते हैं? तो इनका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। वो कैसे कराता है? जस्ट थोड़ी देर बाद देखने वाले, 5 मिनट बाद अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मैंने बोला इसके लिए जो ब्लड सप्लाई है ना, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, ए वेस्कुलर। एक सेकेंड रुको, एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहेंगे ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर एक टर्म है। इसका क्या मतलब है? देखो मैंने बोला ना, टर्म तोड़ो, सबसे पहले तोड़ते हैं। ए का क्या मतलब होता है? जहाँ बायोलॉजी में जहाँ पे भी ए जान जाऊँ, वहाँ मानो एब्सेंस, किसी चीज़ की एब्सेंस होगी जहाँ पे ए लिखा होगा, ऐसे।
वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब ए वेस्कुलर कहेंगे इस प्रॉपर्टी को। दूसरा नर्वस की सप्लाई होती है, आपका नर्वस सेल है सप्लाई होती है, देखते नहीं हो आप हाथ हटा रहे हो, बोलो ना, तो नर्वस सप्लाई आपकी ऑल ओवर द बॉडी होती है, तो नर्वस सप्लाई प्रेजेंट होती है। दूसरा हाईली रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? हाईली रीजनरेशन मतलब ये जल्दी से रीजनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी कभी कभी ना जो स्किन है वो उजड़ रही होगी, कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा तो होगा यार, ठीक है। तो फिर यार फटाफट उसके नीचे एक और लेयर आ जाती है, तो देखते नहीं कितनी जल्दी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। इसके पास हाईली रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है इन कंपैरिजन टू अदर टिश्यूज़, जो हमने 3 और जो टिश्यूज़ के बारे में भी समझा थोड़ा सा। आगे चलते हैं। सेल्स ऑफ एपिथेलियम इज़ कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या मतलब है? देखो मैंने यहाँ पे देखो ये बताया था इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये है आपका यहाँ पे जो छोटा छोटा जो यहाँ पे जो लाल लाल से दिखाया है ना, ये ना सेल्स के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है उन्हें हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होंगे यहाँ सब्सटेंसेस कह देंगे, छोटी सी बात है, समझ आ गई? बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब जो आपके सेल्स, जो एपिथेलियम सेल्स, जैसे जो आपके एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना, जो एपिथेलियम टिश्यू है उसके अंदर एपिथेलियम सेल्स हैं, वो सेल्स एक साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत कम स्पेसेस उनके बीच में होता है, बहुत कम स्पेस होता है। तो उस स्पेसेस में ना जो भी मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो किस चीज़ से बना है, ये जानना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसके बारे में आप सेल चैप्टर में ज़बरदस्त तरीके से फील लेके पढ़ने वाले हो, शायद मैं अगली वीडियो में बनाऊँ, क्योंकि यार मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो समझो आपका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनता है। वर्ड तोड़ते हैं, देखो यार जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना, इसको मैं अभी आपको नहीं बता सकता, ये सिर्फ याद कर सकते हो आप। क्यों नहीं बता सकता? देखो यार इसमें ना मैं अगर आपको चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सिर्फ इतना जानो यार कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है ना, जो भी प्रोटीन्स आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए, तो उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा रहता है, जैसे एनसीईआरटी ने शुगर बोला हुआ है, ठीक है। तो उन्हें ही हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। जिन्होंने समझा हुआ है, जिन्होंने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है, उनके लिए बताया मैंने सिर्फ, ठीक है। जो नहीं पढ़ा हुआ हम अच्छे से अगले शायद वीडियो में हम उसको समझें, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स इतना समझ आ गया। अब आगे समझो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड। देखो यार कार्बोहाइड्रेट को हम म्यूको भी बोलते हैं, ये भी हम सेल चैप्टर में समझने वाले हैं जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझेंगे, ठीक है। और सेकेराइड जो पॉलीसेकेराइड है, ये हम बायोमॉलिक्यूल्स में सब अच्छे समझेंगे, ये सब टर्म क्या है, ठीक है। तो म्यूको यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो भी आपका इंटरसेलुलर स्पेस है ना, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। इतना समझ आ गया? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आपका एपिथेलियम सेल्स दिखता कैसे, एपिथेलियम टिश्यू कैसे दिखता है। आपके देखो एपिथेलियम टिश्यू ना, इधर देखो यार, इधर एक सेकंड, जस्ट सेकंड, हाँ ये रहा। देखो आपका एपिथेलियम सेल्स ये रहा ऊपर, जैसे मैंने भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपके एपिथेलियम सेल्स हैं सारे। नीचे यार देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये रहा, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लू, ये हमारा येलो से है, ठीक है। येलो वाला पार्ट, और यह तुम ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। ये जो आपका येलो और ब्लू वाला पार्ट दोनों है, ये दोनों पार्ट जो है, ठीक है, इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैंने आपका लिखा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये येलो वाला और ब्लू वाला, इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि आपके जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो किसी के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेस्ट किसके ऊपर करेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर करेंगे, समझ गए। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ आ गई किसके ऊपर कर रहे हैं रेस्ट? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। बेसमेंट मेम्ब्रेन दो पार्ट्स में बटा हुआ है, आपका येलो वाला पार्ट, आपका ये ब्लू वाला पार्ट, दो पार्ट में बटा हुआ है, समझे, दो पार्ट में। पहले वाले पार्ट को जो येलो वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं बेसल लेमेला। क्या कहते हैं? बेसल लेमेला, ठीक है, नाम याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा आपका अगर हम रेटिकुलर लेमेला के बारे में बात करें, ठीक है, ये रहा, ये जो हमने ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन के ऊपर है ना, ये ब्लू वाला पार्ट, इसे हम कहने वाले हैं रेटिकुलर लेमेला, जिसे हम फाइब्रस, क्या लिखा हुआ है, फाइब्रस लेमेला के नाम से भी जानते हैं, समझ गए। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब देखो यार मैंने बोला था कनेक्टिव टिश्यू का रोल, ये रहा कनेक्टिव टिश्यू आपका, ये रहा प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू आपका, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है।
और ये जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये किसी भी सेल से नहीं बना हुआ होता, ये एक तरह का सिर्फ सेक्रेशन होता है। क्या होता है? सिर्फ सेक्रेशन होता है, किसी भी सेल से नहीं बना होता, याद रखेंगे। दूसरी बात कि जो बेसल लेमेला है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, बेसल लेमेला, रेटिकुलर लेमेला, जिसे हम फाइब्रस लेमेला भी कहते हैं। रेटिकुलर लेमेला जो है वो सेक्रेशन वो जो सेक्रेशन है वो एपिथेलियम सेल्स बनाते हैं। एपिथेलियम सेल्स के जो भी सेक्रेशन है वो बेसल लेमेला होते हैं, और आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके सेक्रेशन रेटिकुलर लेमेला होते हैं, जो ऊपर हैं, जो ब्लू ब्लू वाले हैं। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये कौन है? ये सेक्रेशन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू देता है। अब बात आती है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की ज़रूरत क्या है भाई। मैंने बोला यार देखो, यहाँ पे हमने बोला कि इनकी जो कोई भी ब्लड वेसल नहीं है तो नरिशमेंट नहीं दे पाएगा, नहीं है इनके पास, तो नरिशमेंट कौन देता है? कनेक्टिव टिश्यू। इनके पास हाईली क्या होती है? ब्लड सप्लाई। देखो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये देखो हाईली ब्लड सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके पास हाईली ब्लड सप्लाई होती है, समझ गए इतना? अब आगे देखो, जब इनके पास हाईली ब्लड सप्लाई है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो। पहले बात, बेसमेंट प्रोटीन क्या है आपका? एक सेकेंड, हाँ ये रहा। बेसमेंट प्रोटीन आपका क्या है? सॉरी प्रोटीन कह रहा हूँ, मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या आपका? ए सेलुलर है। मैंने बोला ना, जहाँ पे भी ए वर्ड आ जाए, यहाँ पे देखो, ये देखो ए वर्ड आ रहा है, ए वर्ड आ रहा है मतलब एब्सेंस, क्या बोलेंगे? एब्सेंस। आगे समझ? तो जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट नहीं है, आगे समझ, ठीक है। अब कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जस्ट यहाँ पे यही यार सिर्फ टेपना है, सिर्फ यही टेपना है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। बस एक चीज़ और याद रखो इसमें एक्स्ट्रा है कि फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बस, ठीक है, समझ गए? तो यार देखो, इसमें तो याद रखने की कोई वाली चीज़ नहीं है, सब समझने वाली कॉन्सेप्ट है यार ये सब। देखो सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ए सेलुलर है, दूसरा किससे बने हुए हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसे हम फाइबर्स भी कह सकते हैं। बढ़िया, चलो आगे। अब देखो, इसे हम कहेंगे, अब एक और इसमें इसका फंक्शन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्यों है यार? ये एक सपोर्ट प्रोवाइड इसलिए कर रहा है, पहली बात तो एपिथेलियम सेल्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो ये एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, रेस्ट पे है ना एपिथेलियम सेल्स इनके ऊपर, तो ये एपिथेलियम सेल्स को क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है। अच्छा मैं बोल, अब तुम लोग कोई सोच रहे हो यार मैं सेल्स क्यों बोल रहा हूँ? अब यार जो तुम्हारा एपिथेलियम टिश्यू है ना, वही तो एपिथेलियम सेल से बना हुआ है ना, तो हम एपिथेलियम सेल्स बोलेंगे, पर्टिकुलर सेल्स की बात करेंगे तो, ठीक है। चलो, एपिथेलियम टिश्यू जो है आपका, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तरह से उनको सपोर्ट ही तो दे रहा है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन में हेल्प करता है। कैसे? देखो 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 देखो, अब तुम बोलोगे यार ये तो कनेक्टिव टिश्यू करता है। हाँ भाई, कनेक्टिव टिश्यू ही करता है, बट कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, वो डिफ्यूज़न के ज़रिए, डिफ्यूजन होता है इनके अंदर, ये जो ना हेल्प करते हैं, एक तरह के वो है पुल, जैसे नहीं कहते पुल, है ना, ये एक पुल है जो कि हेल्प करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का जो सेक्रेशन होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू जो का जो नरिशमेंट होता है, जो प्रोवाइड कौन करेगा? जो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है नरिशमेंट, किसको प्रोवाइड कर रहा है? आपका एपिथेलियम सेल्स को कर रहा है। तो वो किसके ज़रिए होता है? वो सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ज़रिए आपका नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स और आपका ऑक्सीजन ये सब सप्लाई करने में हेल्प करता है टुवर्ड्स योर एपिथेलियम, ठीक है, समझ गए? अब देखो यार, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझो, बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब देखो यार, आपका जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम टिश्यू है, समझ रहे हो? ये मैंने तीनों लेयर आपका अच्छे समझाया हुआ है। ये वाला देखो, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बस थोड़ा सा और समझो यहाँ पे। ये देखो, ये डिफ्यूजन मैंने यहाँ लिखा है ना, वाया डिफ्यूजन से होता है। अच्छा देखो, जब हम सेल पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ये डिफ्यूज़न क्या है। हमने जब ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे ना सेल्स में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएंगे कि जो आपके ये डिफ्यूज़न होता है, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बेसिकली मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। चलो आगे, एपिकल जो सरफेस है आपका। अब देखो यार, जो आपका एपिथेलियम है ना, कई सारे पार्ट्स में बटा हुआ है ये भी, ठीक है। वो किसके बेसिस पे बटा हुआ है? पहली बात, वो एपिकल पार्ट जो इनका एपिकल क्या होता है? सबसे ऊपर वाला सरफेस, ये जो यहाँ पे मैंने बना हुआ है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, इसे एपिकल कहते हैं, एपिकल पार्ट कहते हैं, सबसे एपिकल पार्ट है, ठीक है। ये जो एपिकल पार्ट है ना, या तो ये आपका बॉडी कैविटी के अंदर फेस कर रहा होगा, या तो ये आउटर इन्वायरमेंट के तरफ फेस कर रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझ आएगा। स्किन क्या कर रहा है? आउटर इन्वायरमेंट पे आपका क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। तो हम क्या उसे कह सकते हैं कि वो क्या है? आपका एपिथेलियम सेल है, बिल्कुल कह सकते हैं भैया, सही है, बहुत अच्छे। अब अगर आप बॉडी कैविटी की बात करें तो यार देखो, ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो बॉडी स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर ऑर्गन है, तो उसे बॉडी कैविटी कह रहे हैं यार, ठीक है। और उनको जो कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है आपका एपिथेलियम सेल्स ही कर रहे हैं, ठीक है।
आगे और अच्छे समझेंगे। तो यार ये आज के लिए था, और ये वैसे मैं बताऊँ ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो यार नोट कर लेना, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहे हैं, यार पूरा चैप्टर तो कवर हुआ ही है, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये। तो हम ये करेंगे, और अगली क्लास में शायद इस जो अभी पढ़ा है ना हमने, हम क्वेश्चंस करें, ठीक है। और मैं आपको बताया भी है कि ये सब समझाएंगे हमको अगली क्लास में। जो सेल्स का कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमको ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, इसके बारे में समझना है। तो अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो यार कमेंट करना, ठीक है, और शेयर करना। थैंक यू यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।